हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ चैनल पर जा करके आप चेक करें। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जी। आज का पहला प्रश्न है, चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की या रेशमी वस्त्रों की? तो चूषण विधि के द्वारा मतलब कि जो सेंक्शन मेथड होता है जिसमें कि खींचते हैं, तो वो क्या होता है, वो कौन कौन किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई वहाँ पे धुलाई की जाती है? उसमें भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है। और जो भारी वस्त्रों को घर पर धोने से अधिक मात्रा में अवशोषक व विलायकों का व्यय होता है, साथ साथ ही वह बेकार हो जाते हैं, गिरते हैं। तो घर पर शुष्क धुलाई महंगी पड़ती है व कई बार असंभव होता है। शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों का उपयोग किया जाता है। तो जो सूखी धुलाई होती है उसमें क्या होता है कि इसमें चूषण विधि के द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई, जैसे इसमें इसके अंतर्गत कालीन वगैरह आते हैं। ठीक है, कालीन है, कारपेट्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या दर्जी के? तो कपड़ों की देख रेख करना किसके कर्तव्यों में से एक है? यह गृहिणी के कर्तव्यों में से एक है। कपड़ों की देख रेख करने से जो गृह स्वामी है वो क्या होता है, गृह स्वामिनी जो है वह गृह स्वामी के धन जो वो उपार्जन करता है उसमें क्या करती है, एक प्रकार से उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि उसका जो जो धन है वो बार बार कपड़ों को खरीदने या महंगी धुलाई या फिर कटना पिटना, इन सारी चीज़ों से क्या करती है, उसको बचाती है। तो जो वर्तमान में है कि जो इस समय ऐसा है कि जब जब जो भी कपड़े हमारे पास हैं, जैसे अगर हमारे पास वूलन कपड़े हैं, ठीक है, वूलेंस है, तो वूलेंस में क्या हो जाता है कि अगर हम उसको ठीक से प्रॉपर ढंग से क्या धूप ना दिखाएं और उसको ऐसे ही रख दें या गंदे कपड़े रख दें तो क्या होगा, उसमें कीड़े लग सकते हैं। तो इसको रखने का एक तरीका होता है। तो यह सब गृह स्वामिनी का कर्तव्य है कि वह अपने घर के कपड़ों की देखरेख कर पाए। जैसे उसमें वॉशिंग भी आती है कि अगर आपके कपड़े पतले हैं और जैसे सिल्क के कपड़े हैं तो कौन से कपड़ों को हाथ किस प्रकार की धुलाई के द्वारा उसको धुलना है, ये भी उसके ज्ञान में आता है। तो कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है, किसके? गृहिणी के। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न बहुत कॉमन है लेकिन मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि जिससे कि आपके और भी क्वेश्चन इस प्रकार के कवर हों। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। इसमें प्रश्न पढ़ते समय जरूर इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं पर ध्यान दें, वरना अगर आप इसको देखने लगेंगे क्या चीज़ आवश्यक है तो गलत हो जाएगा। ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना बिल्कुल सही, अभी हम लोग जो कपड़ों की बात कर रहे थे यही बात हो रही थी। स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मतलब उसको अपने आप देख रेख करना तथा अगर कोई चीज़ कटी फटी है तो तुरंत उसकी मरम्मत करना, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना यह भी आएगा। अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना यह नहीं आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंतु हैं कपास, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। ठीक है, तो जो आपका कपास के जो तंतु हैं वो कौन से हैं? तो कपास प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आता है। हम सभी जानते हैं ये प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत क्या आता है? कपास आता है। और यह क्या है? एक ऐसी नगदी फसल है। कपास नगदी फसल है, इसे सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाले राज्य गुजरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राज़ील, मिस्र तथा सूडान आदि प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है हमारा, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। क्या चीज़ लग जाती है? अभी हम लोग जो वस्त्र के बारे में पढ़ रहे थे टेक्सटाइल में, तो मैंने आपको बताया था कि कपड़े कैसे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। जब रखते समय क्या अच्छे से धूप लगा के सुखा करके उसको रखना चाहिए, नहीं तो उस पर क्या लग जाती है? फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या लग जाती है? फफूंदी लग जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह
करेक्ट होता है। फफूंदी के जीवाणु तभी क्रियाशील होते हैं जब उनमें क्या होता है, पर्याप्त नमी तथा ताप आदि प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक स्थायी कठोरता होती है और दूसरी कौन सी होती है? एक अस्थायी कठोरता होती है। एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट जल में उपस्थित होते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड हो गया आपका, सल्फेट और क्या, नाइट्रेट जल में उपस्थित होने के कारण होती है। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। और जो ये अस्थायी कठोरता है उसमें क्या रहेगा, अस्थायी कठोरता में क्या होता है, जल में स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के विलयन के कारण होती है। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों, ठीक है, बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और ये वाले में क्या था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट के जल में उपस्थित होने के कारण होती है। तो ये कौन सी हो गई, अस्थायी कठोरता। और अस्थायी में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें और रट लें, क्योंकि अस्थायी अस्थायी कठोरता से प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे किस में? वनस्पतिक वर्ग में आते हैं, ठीक है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे वनस्पतिक वर्ग में आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं बोला, वनस्पतिक धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसायुक्त धब्बे या खनिज युक्त धब्बे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, 1 जो है वह आपका सही हो जाता है। चाय के धब्बे वनस्पतिक धब्बे के वर्ग में आते हैं। ये कपड़ों पर अक्सर गिर जाती है। चाय, कॉफी, फल, शहद आदि के धब्बे वनस्पतिक दाग धब्बे के अंतर्गत आते हैं। ये आम्लिक होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं। इसे अलग करने के लिए क्षारीय पदार्थों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनकी कैसी नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और इसको साफ करने के लिए कैसे, बेस क्षारीय पदार्थों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि चाय के धब्बे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वह वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ में क्या हो सकता है, शहद है आपकी, और है आपका कॉफी है, फल है, ये सब किसके, वनस्पति से प्राप्त होता है, इसलिए वनस्पतिक के अंतर्गत आएंगे। प्राणिज रेशा है, नारियल, रेशम, लिनन, सन। प्राणिज रेशा, ठीक, प्राणिज की बात कर रहा है तो इसका मतलब एनिमल फाइबर। अच्छा, सन जो है ये भी पौधों से प्राप्त हुआ, नारियल जो है ये भी पौधों से प्राप्त हुआ, लिनिन जो है ये भी पौधों से प्राप्त हुआ। तो प्राणिज रेशा क्या है, रेशम। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके 2 प्रकार यहाँ पर मतलब दिए हुए मेनली आपके है, एक है प्लांट फाइबर और दूसरा कौन सा, वेजिटेबल फाइबर। तो सॉरी, एक आपका प्लांट फाइबर या फिर वेजिटेबल फाइबर जिसको कहेंगे हम, या फिर यहाँ पर आपका एनिमल फाइबर, ठीक है, एनिमल। तो एनिमल के अंतर्गत ये आपके प्राणिज के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, सिल्क और वूल आते हैं, ठीक। और यहाँ पर जब आप प्लांट में हम जाते हैं तो सब कुछ आता है, उसमें आपका कपास आता है, सन आता है, हेम्प आता है, सीसल आता है, ये सब किसके और आपके कोयर वाले हैं, ये सब किसके अंतर्गत, ये सारे प्लांट मतलब वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एनिमल फाइबर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह हमारा करेक्ट होता है। जो रेशम है वो क्या है, एक प्राणिज रेशा है। यह शहतूत के वृक्षों पर पालने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े कुछ विशेष खाद्य पौधों पर फलते हैं, वो कौन सा है, शहतूत का है ना। और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के लिए वो कोकून का निर्माण करता है। रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है तथा विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और साथ में यहाँ पे रेशम के बारे में जानते हैं कि रेशम क्या बहुत ही ज़्यादा हाई लस्टर होता है, उसकी चमक बहुत ही तेज होती है। नेक्स्ट है विनाइडोल क्लोराइड से बनता है। विनाइड डेक्रॉन, नायलॉन, टेरलिन,
या ऑर्गान। तो जिसमें रॉ मटेरियल है वो लिया जाता है जो आपका विनाइडोल क्लोराइड, वो किससे क्या बनता है, टेरिलिन बनता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है? उच्च तनाव सामर्थ्य तथा अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। बिल्कुल सही। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, नहीं मालूम। ये नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषक क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। बिल्कुल सही है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इससे H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि इसकी ड्राई क्लीनिंग होती है और इस पे एसिड बहुत, जो एसिड है वो क्या अच्छा प्रभाव देता है, बल्कि बेस से या गल जाता है। तो इस पे क्या बहुत हल्की ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका इसमें क्या है कि इसका विशिष्ट घनत्व 2.5 होता है, बिल्कुल नहीं। इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? इसका विशिष्ट घनत्व होता है 1.25 से लेकर के 1.34 के बीच इसका विशिष्ट घनत्व होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यह गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 या यहाँ पर गलत है। ठीक है, रेशम का गुरुत्व घनत्व रेशम का गुरुत्व 2.5 होता है, यह कथन गलत है। उच्च तनाव सामर्थ्य और सूक्ष्म व्यास के कारण सॉरी, फिर से हम लोग देखते हैं। रेशम का गुरुत्व घनत्व कितना होता है आपका? जो 2.5 इसमें दिया हुआ वह गलत है। 1.5 से 1.34 होता है। यह कथन जो यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 वाला, यह गलत है। उच्च तनाव सामर्थ्य और सूक्ष्म व्यास के कारण रेशम के वस्त्र हल्के बनते हैं। यह नमी को जल्दी सोखता है और पहनने में आरामदायक होता है। रेशम की सूखी धुलाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दबाव डालना, चूषण विधि, मशीन द्वारा या पटक कर धोना। तो जो धुलाई की विभिन्न विधियां हैं उनमें कौन सा गलत है? तो हल्का दबाव डाल ये भी सही, चूषण विधि भी सही और मशीन द्वारा भी सही। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है पटक कर धोना, वह बिल्कुल गलत तरीका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा कि यही इसमें गलत है। नेक्स्ट है, चिकनाई अवशोषक विधि का प्रयुक्त चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होता। फ्रेंच चौक और मुल्तानी मिट्टी होती है। पाउडर मैग्नीशिया, पेट्रोल, मूंग का आटा। तो ये भी होता है, ये भी होता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका प्रयोग किसमें? ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? और पेट्रोल क्या है? बहुत ही ज्वलनशील विलायक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यांकन एवं सुंदर बिना आस्तीन के ब्लाउज व फ्रॉक। तो परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाते हुए। जैसा आपका प्रोफेशन है, जैसा आपका काम है, उसी प्रकार का परिधान आपको पहनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे विवाह का अवसर है तो वहाँ पे क्या हैवी कपड़े पहने जाते हैं। अगर आप टीचर हैं तो वहाँ पर क्लासिक साड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसी आपकी जीवन शैली हो, आपका परिधान उसी प्रकार का होना चाहिए। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में, किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होता है कि आपका ये किसमें होता है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो ये किससे? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें खेल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खेल में सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को बालक अर्जित करता है। परिवार के बाद सामाजिकरण का दूसरा महत्वपूर्ण सहयोग बालक को खेल समूह से प्राप्त होता है। अपने देश को सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक गुण तथा क्षमताएं विकसित करने का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ठीक है, कौन निभाता है? घर,
स्कूल, वन, कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है कि सुयोग्य नागरिक बनने तथा सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने का आवश्यक गुण एवं क्षमताएं कौन विकसित करता है? स्कूल विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है। जहाँ बालक अपने भावी जीवन की प्रगति के लिए बहुत कुछ सीखता है, अपने देश के सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। परिवार की सफलता की कुंजी है, कौन है परिवार की सफलता की कुंजी? आपका सफल दाम्पत्य जीवन जो है, समायोजन जो है वो क्या है? आपके परिवार की सफलता की कुंजी है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, वहाँ विवाद कम होते हैं, लेकिन जहाँ अहम व स्वेच्छाचारिता की भावना आ जाती है तो उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है वह क्या कहलाता है? तो जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाएगा तो वह गैर आवश्यक है या आवश्यक है या आंशिक है या साधारण है। मतलब शरीर संश्लेषित नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर से हमको लेने रहते हैं, और नॉन एसेंशियल जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है यह करेक्ट हो जाता है कि आवश्यक अमीनो एसिड्स जो है वो क्या है? हमारे जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता और या हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक इसमें कौन है? विटामिन है, खनिज है, वसा है और प्रोटीन है। कौन? विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्रोटीन है। निम्न में से सल्फर युक्त अमीनो एसिड है जिसमें कि सल्फर होता है? लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन या वैलिन। तो जो इसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड है वह कौन सा है? यह आपका मिथियोनिन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं इसमें प्रोटीन की घटती हुई मात्रा को आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट ऑप्शन है आपका, अस्थि मज्जा में स्टेनोबल आयरन का घटना और हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निषेचन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले क्या होगा? हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट होगी। क्या होगा? हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट हो जाएगी। तो ये हमारा पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आपका आता है शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निषेचन। मतलब जो शरीर में आपके आयरन है वो क्या हो जाएगा? खत्म होना शुरू होगा। तो दूसरे पे ये आता है हमारा। तो हम देखेंगे तीसरा और चौथा किस पर आ रहा है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 4 पर आ रहा है, यहीं से हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा, अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन, तो ये दूसरे पे चला जाता है। और सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट ये पहले पर ये हमारा चौथे नंबर पर आ जाता है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? व्यवस्थित कर लेंगे। कूट में हम जाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन। जब प्रोटीन का जो आपका जो आपका डाइजेशन और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो उसके बाद कौन सी चीज़ हो जाती है? उसका मुख्य पदार्थ क्या है? तो आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यूरिया एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप उसको देखें कि यहाँ पर क्या है? यूरिया बिल्कुल सही है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टोलाब्यूमिन और ग्लाइसिनिन। तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन पाया जाता है। जबकि गेहूं में क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। तो यहाँ पे सोयाबीन के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? एक मिनट। जी, आगे करेंगे हम लोग। वसा के पाचन क्रिया को करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? एमियोलॉटिक एंजाइम, प्रोटियोलॉटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम या एमाइलेज। तो वसा पर जो पाचन होगा वो किसका होता है? ये आपका लाइपोलिटिक एंजाइम का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। पित्त आवश्यक होता है। अब पित्त से किसका पाचन होता है और पित्त बनता कहाँ है? लीवर से बनता है और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपरोक्त सभी में से। तो पित्त किसके लिए आवश्यक होता है? या हमारे वसा मतलब फैट के पाचन के लिए पित्त का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? प्रश्न पीछे भी पूछा गया है, समझिए उसी तरह से रिपीट, इस तरह से अलग अलग तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है। रेनिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है या पेप्सिन है? वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? लाइपेज है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज होता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हम सभी जानते हैं हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन सी आवश्यक होता है। स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। और रिकेट्स किससे? विटामिन डी कैल्शियम की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मैंने आपको बता दिया। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? मतलब रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन ई या विटामिन के। तो विटामिन के जो है यह हमारा रक्तस्राव विरोधी विटामिन है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।